क्या भीमराव आम्बेडकर जी की वो 3 चेतावनियां भूल गया है देश? संविधान सभा में 25 नवंबर 1939 को दिया गया भीमराव आम्बेडकर जी का अंतिम वक्तव्य आज भी जब तब चर्चा में आता रहता है। प्रस्तावित संविधान को लेकर सदन में चली बहस का जवाब ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा दिया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आखिरी भाषण आम्बेडकर जी का हुआ था। विद्वता के अलावा व्यंग्य विनोद के तत्व भी इसमें काफी झलकते हैं। मसलन एक माननीय सदस्य ने संविधान बनाने में काफी वक्त लेने के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह डाला था, यानी बिना स्पष्ट दिशा के जिधर तिधर डोलती रहने वाली कमेटी। इसका जवाब देते हुए आम्बेडकर जी ने उनकी बखिया उधेड़ दी, पर साथ में यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का बनना खुद में कितना दुरूह कार्य था। 3 साल के अंदर इसके बन जाने का सबसे ज्यादा श्रेय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आंतरिक अनुशासन और विद्रोही विचारों को समाहित कर सकने की उसकी क्षमता को दिया। बहरहाल अब भी के लिए इस भाषण का सबसे ज्यादा विवादित पक्ष इसके अंत में आई 3 चेतावनियां हैं, जिनके बारे में हमें गहराई से विचार करना चाहिए और अगर हो सके तो इनका खंडन मंडन भी किया जाना चाहिए। वे कहते हैं, अगर हम अपने लोकतंत्र को सिर्फ शक्ल में नहीं हकीकत में भी बनाए रखना चाहते हैं तो पहला काम हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर ही डटे रहें। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रांति के खूनी तरीकों का परित्याग करें, साथ ही स्विनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे तरीकों पर भी अमल करना छोड़ दें। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के संवैधानिक तरीके जब हमारे पास नहीं थे तब असंवैधानिक तरीकों का काफी औचित्य था, लेकिन जब संवैधानिक तरीके सबके लिए खुले हुए हैं तब इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसी गतिविधियां अराजकता का व्याकरण हैं और जितनी जल्दी हम इनसे किनारा कर लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। आंदोलनों के खिलाफ यह तर्क आज भी सरकारी पक्ष द्वारा बड़े दम से दिया जाता है। अभी हाल तक 1 साल से भी ज्यादा लंबे किसान आंदोलन के लिए इस आशय की चुनौतियां बार बार उछाली गईं कि तीनों कृषि कानून संसद ने सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पारित किए हैं। किसान नेताओं में दम है तो अगले आम चुनाव में अपनी मर्जी के सांसद चुनकर लाएं और तीनों कानून रद्द करवा दें। लेकिन यह तो आज की बात है। आम्बेडकर जी ने ऊपर दर्ज बात उस समय कही थी जब महात्मा गांधी की हत्या हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उनके सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी या सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह की चर्चा पूरी दुनिया में थी। राम मनोहर लोहिया जी और पूरा समाजवादी आंदोलन गांधी जी के सभी आंदोलन रूपों को विश्व धरोहर मानते हुए उन्हें जनता के हक की लड़ाई में आगे भी ज्यों का त्यों अपनाना चाहता था। लेकिन आम्बेडकर जी की नजर में संघर्ष के ये सारे रूप असंवैधानिक थे और वे इन्हें अराजकता का व्याकरण मानते थे। उनकी दूसरी चेतावनी थी, जिन महान लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की उनके प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। यह चेतावनी भारत के लिए किसी और देश की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की राजनीति में व्यक्ति पूजा की भूमिका दुनिया के और किसी भी देश से ज्यादा है। धर्म के मामले में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा राष्ट्रीय क्षरण और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित राजमार्ग है। जिस समय यह बात कही गई थी उससे थोड़ा पहले तक राजनीति में जिस अकेले व्यक्ति के लिए महात्मा शब्द का व्यवहार होता था वे गांधी जी थे। कई कार्यकर्ताओं का उनके प्रति लगाव भक्ति के स्तर का था, जिसे तब तक बुरा भी नहीं माना जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे व्यक्ति पूजा भारतीय राजनीति की पहचान बनती गई। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात है। आम्बेडकर जी राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा के प्रवेश को तानाशाही का राजमार्ग बता रहे हैं, लेकिन 1.5-2 साल की इमरजेंसी को छोड़ दें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे होने के बावजूद तकनीकी तौर पर भारत अभी तक तानाशाही से बचा हुआ है। संविधान सभा में आम्बेडकर जी के अंतिम भाषण की तीसरी चेतावनी राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में न बदल पाने से जुड़ी है। वे कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे एक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा हो। राजनीति में हम एक मनुष्य, एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, लेकिन अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचों के चलते जीवन में एक मनुष्य एक मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं कर पाएंगे। इस हकीकत को अगर हम ज्यादा समय तक नकारते रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। इस बिंदु तक पहुंचने से पहले आम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी
और फ्रेटर्निटी के अंतर संबंधों पर अद्भुत बात कही है। ध्यान रहे, सन 1939 का बीतता नवंबर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के दो खेमों में साफ बंटवारे का समय भी है, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाला खेमा खुद को लिबर्टी का और सोवियत संघ की अगुवाई वाला खेमा खुद को इक्वलिटी का प्रतिनिधि बता रहा था। आम्बेडकर जी ने अपने वक्तव्य के इस हिस्से में कहा कि लोकतंत्र के इन तीनों आधारभूत मूल्यों में एक को भी अलगाने का अर्थ है अवनारी तीनों को खोखला कर देना। गौर से देखें तो इन तीनों चेतावनियों में सबसे अहम तीसरी वाली ही है। एक लोकतांत्रिक समाज शक्तियों के संतुलन से ही चलता है और इस संतुलन को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के संतुलन तक सीमित करके देखना समस्या को बहुत दूर से देखने जैसा ही है। अमेरिका में किसान भले ही 3% बचे हों, लेकिन उनके संगठन इतने मजबूत हैं और राजनीति में दबाव बनाने की उनकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि कोई भी अमेरिकी सरकार खेती को अलाभकारी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन हमारे यहाँ लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर होने के बावजूद एक इंटरेस्ट ग्रुप, एक हित समूह के रूप में किसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हाल छोटे उद्यमियों और दुकानदारों का है। और तो और उपभोक्तावाद और कंज्यूमर इज द किंग के इतने हल्ले के बावजूद अपने इर्द गिर्द हम रोज ही लोगों को कुछ खरीद कर ठगे जाते और नुकसान की भरपाई के लिए दर दर भटकते देखते हैं। सच्चाई यह है कि जिस सामाजिक आर्थिक समानता की बात आम्बेडकर जी कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति एक वोट की राजनीतिक समानता को हवाई चीज न रहने दे, कि वह समय बीतने के साथ भारत के गरीब कमजोर तबकों के करीब आने के बजाय दिनों दिन उनकी पहुंच से दूर ही होती गई है। ऐसे में उनके सामने दो ही रास्ते बचते हैं। सामान्य स्थितियों में वे राजनीतिक भक्ति का, व्यक्ति पूजा का रास्ता अपनाते हैं। अपनी बिरादरी, अपने धर्म, अपने क्षेत्र का कोई नेता खोजकर उसके पीछे पीछे डोलते रहना, जो खुद भी इन्हीं आधारों पर अपने से ऊपर का कोई नेता खोजकर उसकी जय जयकार करता रहता है। दूसरा और कभी कभी ही नजर आने वाला रास्ता आंदोलन और संघर्ष का है। गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह कर सकने का नैतिक बल तो किसी के पास बचा नहीं। ऐसे में सत्ता या किसी ताकतवर निहित स्वार्थी तत्व के प्रति विरोध जताने का जो भी रूप समझ में आता है, लोग उसमें एकजुट हो जाते हैं। आमतौर पर इसमें भी किसी न किसी तरह की ठगी ही उनके हाथ लगती है, लेकिन कभी कभी वे सफल भी होते हैं। यह एक संयोग ही है कि पिछले 10 वर्षों में देश के कुछ सबसे बड़े जन आंदोलन दिल्ली के इर्द गिर्द चले हैं। 2011-12 में जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जन लोकपाल आंदोलन, फिर 2012 के अंतर में निर्भया कांड के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध, और अब भी थोड़ा ही पहले एक नया इतिहास बना देने वाला किसान आंदोलन। आम्बेडकर जी की पहली दोनों चेतावनियां आज किसी को इन सारे ही आंदोलनों को खारिज करती नजर आ सकती हैं, लेकिन इनको अगर तीसरी चेतावनी की रोशनी में देखा जाए, जो स्पष्ट रूप से देश के नेतृत्वकारी वर्ग के लिए है, तो ऐसा लगता है कि आम्बेडकर जी आज होते तो वे न केवल इन आंदोलनों में शामिल आम लोगों को माफ कर देते, बल्कि खुद भी इनका हिस्सा बनकर इन्हें और अधिक धारदार बनाने का प्रयास करते।